बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर 12 का 12.6 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ सरफेस इनक्लोजिंग आ चार्ज। कि एक क्लोज सरफेस है, उसमें एक चार्ज है और उस क्लोज सरफेस में हमने उस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में, अपनी पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था और इसके केसेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता होना चाहिए। तो आपको इसके लिए आप मेरा पिछला जो लेक्चर है वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम पे है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, उसके बारे में आज भी मैं इस टॉपिक में आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ़्लो है। ये जो फ्लक्स का वर्ड है इसका मतलब है फ़्लो। जिस तरह से पानी बह रहा हो तो हम कहते हैं कि इट इज़ वाटर फ्लो, ठीक है। तो पानी का जो फ़्लो है उसको हम वाटर फ्लक्स कहते हैं। इसी तरह जो विंड फ़्लो होगा, हवा चलेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये विंड फ्लक्स है। तो सेम उसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ़्लो करेंगी तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली टू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। किसी भी मखसूस एरिया में से परपेंडिकुलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब परपेंडिकुलरली का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, तो ये इसके लिए इसका आंसर आप जो पिछला लेक्चर है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके केस नंबर 1 में देख सकते हैं। तो बेसिकली परपेंडिकुलर इसलिए कहा है कि हमने 2-3 केस पढ़े। पहला केस था मैक्सिमम फ्लक्स और दूसरा केस था मिनिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स में हमने देखा कि जब हम प्लेन एरिया जो है, जो एरिया है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा तो तब हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिला। लेकिन जब दूसरे केस में हमने वो जो एरिया, प्लेन एरिया है, जो एरिया का एलिमेंट है, टुकड़ा है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा तो हमें कोई भी फ्लक्स नहीं मिला। तो इस वजह से मैंने परपेंडिकुलर का लफ्ज़ जो है वो डेफिनेशन में इस्तेमाल किया। तो आज इस टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी हम देखेंगे। तो अगर हम नेगेटिव यहाँ पर चार्ज रखें तो देन भी फ्लक्स होगा, वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली बेटा आपने इधर ये याद रखना है स्टूडेंट कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो माखज़ है, कहाँ से वो निकलती हैं, इसको हम नहीं जान पाए। लेकिन अगर हम माइकल फैराडे की थ्योरी की बेस पे अगर बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज में से बाहर निकलती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज के अंदर दाखिल होती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद कहते हैं कि एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में फ़्लो करेंगी। तो हमने इस चार्ज की वजह से पैदा होने वाला ये जो इस क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो फ़र्ज़ कर लें एक क्लोज सरफेस है, वो स्फीयर की फॉर्म में है और उसका रेडियस r है और उसके अंदर जो एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है सेंटर पे स्फीयर के, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इस इन ऑर्डर टू अप्लाई द फार्मूला,
हमें पता है, हमने पिछले अपने लेक्चर में ये फार्मूला डिस्कस किया था कि फाई इज़ इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए। ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, और ए जो है वो वेक्टर एरिया है। तो कहते हैं कि ये वाला जो फार्मूला है हम तब ही अप्लाई कर सकते हैं जब हमारी जो सरफेस है वो फ्लैट हो, शुड बी फ्लैट, कि कोई फ्लैट सरफेस में हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम एक स्फीयर में ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये पीछे हमने केसेस में डिस्कस किया था। तो फ्लैट सरफेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल स्फीयर है उसको हम स्मॉल छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे, और वो पैचेस इतने छोटे होंगे कि वो एक फ्लैट सरफेस बना रहे होंगे। जिस तरह अगर आप गौर करें ये डायग्राम पे बनी हुई है, जस्ट अगर मैं आपको एक डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने फुटबॉल देखा होगा। जब आप फुटबॉल में हवा भरते हैं तो वो एक स्फीयर की शक्ल जो है वो अपना लेता है, एक सॉलिड स्फीयर के तौर पे जाना जा रहा होता है। लेकिन जब अगर आप उसकी एक पीस कंसीडर करें, जो उसका एक पीस है, आप वो कह लें कि वो एक फ्लैट सरफेस है, तो वो एक फ्लैट सरफेस की तरह का काम कर रहा होगा। तो सेम उसी तरह आपने यहाँ पर ये जो है वो एक फ्लैट सरफेस ले लिया, तो इसी तरह के एन कुछ एक इधर भी पार्ट होगा, कोई इधर करे इधर इधर, तो आप सपोज कर लें कि आपने एन फ्लैट सरफेस में इस पूरे स्फीयर को जो है वो डिवाइड कर दिया है, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। तो जो पहला पैच होगा उसका जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर एरिया होगा, वो डेल्टा A1 होगा, और जो दूसरा होगा उसका डेल्टा A2 होगा, तीसरा जो होगा वो डेल्टा A3 होगा, सो ऑन डेल्टा A वेक्टर N हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया है कि हमने इस पूरे स्फीयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि जो पैचेस एरिया हैं वो जो हमने स्फीयर के छोटे छोटे जो पैच बना लिए हैं उनका जो एरिया है वो फ्लैट है, उन तमाम सरफेस एरिया का जो हमने एरिया कंसीडर किया है वो फ्लैट है। तो हर एक के लिए अगर आप बात करें, ये जो टोटल फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक जो स्फीयर है के लिए जो एरिया है वो ए है, तो इस टोटल एरिया में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है। लेकिन जब हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया कि डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 है, डेल्टा A3 है, सो ऑन डेल्टा N तक, तो इसमें से फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जो डेल्टा A1 में से होंगी वो E1 होगी, और जो डेल्टा E2 से होगी वो E2 होगी, और डेल्टा E3 से होंगी वो E3 होगी, और इसी तरह डेल्टा AN में से जो बाहर निकलेंगी वो EN होंगी रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो वो फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए हमने ले लिया डेल्टा ए, ई डॉट डेल्टा ए। हम यहाँ पर वैसे पहले सिंपल वही वाली डेफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप 1 नहीं लिखेंगे, ई डॉट ए आएगा, यही फार्मूला मैंने दोबारा इधर लिख दिया। अगर आप फॉर फर्स्ट पैच के लिए बात करें तो यहाँ पर फाई 1 इज़ इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1 आ जाएगा। ये डायग्राम क्यों बनाई है इसके बारे में मैं ये जो टॉपिक है उसके लास्ट पे डिस्कस करूँगा, और आपको जो हमारा रिज़ल्ट आया होगा उसमें से ये बड़ी आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ आ जाएगी। तो ये पैच 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। सिमिलरली जब आप डॉट ख़त्म करें तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कॉस थीटा आ जाता है और थीटा यहाँ पर ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है, हम दोबारा डायग्राम पे चलते हैं। अगर आपने ये फ्लैट कंसीडर किया है तो अगर आप इसका देखें तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा, वेक्टर एरिया होगा, वो आउटवर्ड होगा, ये बाहर को होगा, ऊपर को। तो हम ऊपर को ड्रा नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको इधर को ड्रा कर दिया। और इस सेंटर में जो चार्ज पड़ा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो वो भी बाहर को निकलेंगी, तो वो ई हमने कंसीडर कर लिया। तो वो दोनों अगर आप गौर करें तो दोनों जो हैं वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों पैरेलल हैं। तो इसी वजह से इनके दरमियान जो एंगल आएगा वो
ज़ीरो होगा। तो cos 0 1 के बराबर होता है, तो cos 0 की जगह 1 आ जाएगा, तो फाई 1 इज़ इक्वल टू E1 डेल्टा A1 आ जाएगा। सिमिलरली जो 2 के लिए भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फाई 2 इज़ इक्वल टू E2 डॉट डेल्टा A2, डॉट ख़त्म किया cos थीटा आएगा, थीटा की जगह 0, क्योंकि अगर आप पैच 2 की बात करेंगे तो उसका जो वेक्टर एरिया A2 है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो E2 होगी। जनरली आप देख लें कि इस पूरे स्फीयर में तमाम के तमाम जो पैचेस होंगे उसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनका जो यूनिट वेक्टर एरिया है वो आउटवर्ड है, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब आप कह लें कि दोनों जो है वो पैरेलल हैं, दोनों के हर किसी के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर भी cos 0 जो है 1 आ जाएगा, तो फाई 2 इज़ इक्वल टू E2 डेल्टा A2 आ जाएगा। सिमिलरली 3 के लिए निकल आएगा और सो ऑन। अगर आप n की बात करना चाहें तो फाई n इज़ इक्वल टू EN डेल्टा AN आ जाएगा। फॉर टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे कि जितने फ्लक्स निकले हैं फाई 1 से लेके फाई n तक, हम तमाम के तमाम फ्लक्स को ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई E इज़ इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस सो ऑन फाई n। तो फाई E इज़ इक्वल टू फाई 1 की वैल्यू ये है, फाई 2 की वैल्यू ये है, फाई 3 की वैल्यू ये है, सारी की सारी वैल्यू हमने ऐड कर ली है और फाई n की वैल्यू ये है। अब अगर आप डायग्राम पे गौर करें, वो जो हमने एक स्फीयर लिया है तो वो एक सिमेट्रिकल स्फीयर है, उसकी तमाम की तमाम जो साइडें हैं वो एक ही सेंटर से एक ही डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो उसकी जो स्फीयर की सरफेस होगी उस तमाम सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम होगी। तो हम फिर कह सकते हैं E1 बराबर है E2 के, बराबर है E3 के, सो ऑन EN के, और सिंपली हम इनको 1 2 3 और n कहने की बजाय हम E कह सकते हैं, क्योंकि हर पैच के लिए वो सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ पॉजिटिव, उसकी वजह से हर डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सेम होंगी। तो हम उनको 1 2 3 का नाम देने की बजाय सिंपली E कह सकते हैं। तो यहाँ पर E1 की जगह भी E, E2 की जगह भी सिंपल E आ जाएगा, E3 की जगह भी E और EN की जगह भी E आ जाएगा। अब इस ऊपर वाले टर्म में से हम कैपिटल E जो है वो कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा। और याद रहे यहाँ पर आपने गौर करना है कि यहाँ पर वेक्टर का वो सिंबल है वो नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीट्यूड बन गया, जब हमने cos थीटा लगा देते हैं तो उसके साथ जब E और A जो होंगे वो मैग्नीट्यूड बन जाएंगे और मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हम उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। अब डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सो ऑन डेल्टा AN, ये वो जो हमने पैचेस कंसीडर किए थे उनके एरियाज़ हैं। तो अब इन तमाम एरियाज़ को जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया, मतलब जो पूरे का पूरा स्फीयर है उसका टोटल एरिया आ जाएगा। तो वो A था, उसकी जगह पे हमने A लिख लिया, तो फाई E इज़ इक्वल टू EA। फॉर स्फेरिकल सरफेस के लिए जो एरिया होता है A वो बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर के। सो E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? तो इसके लिए आप पिछले से जो पिछला लेक्चर है उसमें देख सकते हैं, हमने फील्ड ऑफ फोर्स वाला जो टॉपिक है उसमें था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने सेंटर पे स्फीयर में रखा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो ये आपने दोनों वैल्यूज़ याद रखनी है और आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, फाई इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और ये इन दोनों की जगह पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो टर्म बचेगी वो आएगी FE इज़ इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सिंपली
आपको Q ओवर एप्सिलॉन नॉट नज़र आ रहा है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, दिस शोज़ दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द क्लोज सर्फिस, दस द फ्लक्स थ्रू सरफेस डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज्ड। अगर आप इस फार्मूले में देखें तो हमें कहीं पे भी एरिया नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, चार्ज और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये मीडियम की परमिटिविटी होती है, तो वो फ्री स्पेस भी हो सकती है या कोई भी मीडियम हो सकता है। तो इस फार्मूले में से देखें अगर आप, तो कहता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो चार्ज पे डिपेंड करता है या फिर मीडियम की जो परमिटिविटी है उस पर डिपेंड करता है। तो दोबारा अगर मैं इस डायग्राम पे चलूँ, कहता है कि इस तरह की अगर आप डायग्राम ले लें, कोई आर्बिट्रेरी डायग्राम, तो उसके अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है उसके लिए जो सराउंडिंग में होगा वो एक स्फीयर कंसीडर कर लें। तो इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो यही आएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसे आएगा, ये हम अपने गाउसी's लॉ में जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और याद रहे कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।